हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मैराथन सीरीज के नाम से रिवीजन कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और आज हम इकोनॉमिक्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं उनको आज यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एवं डाटा होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको अगर आप लिखित पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जी हाँ, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया? संविधान का निर्माण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1948 की औद्योगिक नीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई बताओ सही विकल्प क्या होगा आपका? यहां पर है सही विकल्प बी। जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखो यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। जीआईसी एलटी ग्रेड के जो 6 विषयों के एग्जाम्स हुए हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन से हम लोगों ने सॉल्व किया था और अभी देखा लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो यहां पर जो सही है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेनार्क कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ये भी ध्यान रखें भैया, प्रोफेसर जॉन मेनार्क कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। वहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीयक श्रेणी में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो भाई बताओ कूट के माध्यम से 1 2 2 3 3 4 1 4 आपको बताना भाई। सही विकल्प है आपका ए। जी हाँ, 1 और 2, ये और ये। ठीक है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां के लोग का रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निम्न दर और परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का आधिपत्य और कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है, इसीलिए उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यह है भैया सूची 1 को सूची 2 से एक के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर को आपको सही बताना। तो यह है पंचवर्षीय योजना, यह है प्रयुक्त विकास मॉडल। जी हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पर देखें भैया, यह है कूट आपका और इन कूट के माध्यम से आपको बताना है। सही विकल्प है आपका बी, 2 4 1 3। तो इसमें अगर हम मिलान करें तो भैया है पहला ये है 2, फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा 4, फिर उसके बाद नंबर आएगा 1, फिर उसके बाद नंबर आता है 3 का। तो इस तरीके से अगर हम मिलान करें तो पंचवर्षीय योजना में तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेराल्ड डोमर मॉडल। और अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तृतीय की अगर हम बात करें तो एस चक्रवर्ती मॉडल हो जाएगा और चतुर्थ का अशोक रुद्र मॉडल। तो इस तरीके से भाई ये आपका यहाँ पर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आप इनको जरूर देखें। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया है तो कर लीजिएगा भाई। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इन वीडियोज को बनाने के लिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है करनाल में, नई दिल्ली में, आनंद में, भोपाल में। तो भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर ये सी। जी हाँ, आनंद में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद यानी गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना का अगर हम बात करें तो 1965 में हुई थी और वर्तमान में मीने शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये है आपका फसल, ये है आपकी प्रजाति। तो आपको बताना है यहाँ पर ये है धान और ये इसका प्रजाति है। तो इस तरीके से अगर हम कूट के माध्यम से यहाँ पर हमको सुमेलित करना है तो कूट में अगर हम देखें तो सही विकल्प है ये वाला। ठीक है, 1 4 2 3। तो यहाँ पर है भैया 1, फिर उसके बाद नंबर आता है 4, फिर उसके बाद नंबर आता है 2
और फिर नंबर आएगा 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अगर हम मिलान की बात करें तो धान की जो प्रजातियां हैं उसमें रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा, सुगंधा, ये सब जो है धान की प्रजातियां हैं। अगर हम सरसों की प्रजातियों की बात करें तो वरुण, ठीक है, और उसके बाद अलसी की प्रजातियों की बात करें तो नीलम, ठीक है, नीलम, जवाहर 17, मुक्ता, हिमानी, ये सब है। अगर हम मटर की प्रजाति की बात करें तो भैया ये है रचना, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर देखो, पेट्रोलियम परिशोधन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये वाला, पेट्रोलियम परिशोधन। जी हाँ, तो यहाँ पर पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। पूछ रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र उद्योग में उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये है आपका पेट्रोलियम परिशोधन। पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बीमा, बैंकिंग और शिक्षा, तो ये भैया है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी सेवा के अंतर्गत देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? गोरखपुर, नेवेली, राउरकेला, नाहर, कटिया। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सी, राउरकेला। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, उर्वरक के साथ साथ अपने इस्पात संयंत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन सालाना इस्पात उत्पादन क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। बाद में इसकी क्षमता बढ़कर 19 लाख टन कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से, चयनित जो है निर्यातोन्मुखी इकाइयां, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। तो ये भाई आपको बताना है, यहाँ पर सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। जी हाँ, 1997-98 के केंद्रीय बजट में अच्छा निष्पादन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को चुना गया और उन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई। यह सामान्यतः मूलतः 9 कंपनियों को यह दर्जा प्राप्त किया गया है। दर्जा जो है नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इन कंपनियों को ज़्यादा प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती हैं और उनमें अपने नेटवर्थ के 15% तक निवेश कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिग्रहण और विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बात हो रही कौन सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प आपका क्या है? बी। जी हाँ, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 नहीं, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये मतलब तीनों जो है आपके सही सुमेलित हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविदा अधिनियम की, तो ये 1870 नहीं बल्कि 1800 कितना है? 72 है भैया, ठीक है। भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविदाओं के निर्माण, निष्पादन और परिवर्तनशीलता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ण एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अविकरण यानी एजेंसी जैसी विशेष प्रकार की संविदाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। अगर हम बात करें कंपनी अधिनियम 2013 की, तो यह है कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कि कंपनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करता है। अगर हम बात करें साझेदारी अधिनियम 1932 की, तो ये जो है 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का नियमन करती है, ठीक है। बात होती है वस्तु विक्रय अधिनियम, ये भैया 1930 में पारित हुआ था। तो इस तरीके से ये सब रहा आपका। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दीपम। जी हाँ, एक विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो है 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदल करके दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया। दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित मामलों को देखता है।
आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से, ठीक है, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, और ये है सेवा क्षेत्र से, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट भाई, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो एक क्वेश्चन हैं ये कोई जरूरी नहीं कि ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वही आपको मिले, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सेवा क्षेत्र से, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जब क्वेश्चन बन रहे थे तब भी और आज भी वर्तमान में भी यही स्थिति है कि सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है जीडीपी का सर्वाधिक भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तो लगभग 59% और उद्योग जो है 27% और कृषि से 13.9%। और वर्तमान में भी यही स्थिति है, जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? तो नायक समिति, नरसिम्हन समिति, लीलाधर समिति, रंगराजन समिति, ठीक है। तो यही है भैया रंगराजन समिति। देखो आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप उनको कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। इससे आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगा। रंगराजन समिति का संबंध सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है, जबकि आरबीआई द्वारा गठित नरसिम्हन समिति की बात करें हम तो ये भैया है 1998 में। कब है? 1998। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन संबंधित नहीं है? तो यही रंगराजन समिति। और नरसिम्हन समिति जो है 1998 में आरबीआई द्वारा गठित समिति है। और लीलाधर समिति ये भी जो है 2008 में। कब? 2008 में। तथा नायक समिति ये भी 2014 में। तो इस तरीके से सार्वजनिक बैंकों के समेकन की सिफारिश की है ये तीनों ने, और ये रंगराजन समिति ने नहीं किया है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? ये वाला। इस तरीके से भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में शाख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है? गुणात्मक, मात्रात्मक, बैंक दर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, मात्रात्मक। जी हाँ, केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शाख नियंत्रण करना है। शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि सर्वाधिक प्रभावी विधि है। भारत में आरबीआई द्वारा शाख नियंत्रण के लिए 2 तरीके अपनाए गए हैं। पहला है मात्रात्मक तरीका, दूसरा है गुणात्मक तरीका। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं कौन? प्रतिभूति कीमत सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादन सूचकांक। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी, थोक मूल्य सूचकांक। जी हाँ, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अप्रैल 2014 से आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है सी, आरबीआई। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देना और बैंक के खातों का रखरखाव और नियमन इत्यादि भी सम्मिलित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी और आईडीबीआई उपयुक्त सभी। तो भाई बताओ सही विकल्प है डी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फिरवानी समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1992 में की गई थी। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अतिरिक्त प्रमुख रूप से आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी तथा एसबीआई हैं, जबकि अन्य प्रवर्तक अगर हम बात करें तो आईसीआई, आईएफसीआई, एसएचसीआईएल, बीबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड तथा एफएस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो फेमा, सेबी, एमआरटीपी अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिला है अभी एग्जाम जो हुए थे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है सेबी, ठीक है। तो भारत में शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है, साथ ही यह म्यूचुअल फंड को भी विनियमित करती है। म्यूचुअल फंड माने वही जो सही है। इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को की गई। बाद में 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो तुहिन कांत पांडे जी हैं।
और उन्हें फरवरी 2025 में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और उन्हें माधवीपुरी उच्च का उन्होंने स्थान लिया था। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन देखो। एक्चुरीज शब्द संबंधित है किससे? बैंकिंग से, बीमा से, शेयर बाजार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्चुरीज ये भैया सही संबंधित है बीमा से, ठीक है। एक्चुरीज का कारोबार बीमा से संबंधित होता है। बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किए जाने वाले जोखिमों का निर्धारण तथा उसके लिए बीमा प्रीमियम का आकलन एक्चुरीज द्वारा किया जाता है। बीमितों को अदायगी हेतु रखे जाने वाले कोष में कम से कम कितनी राशि रखना उचित होगा, यह निर्धारित करने के साथ साथ जीवन बीमा पॉलिसियों पर दिए जाने वाली बोनस राशि का निर्धारण करना भी एक्चुरीज के कार्यों में शामिल है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? लॉरेंज वक्र, लैफर वक्र, फिलिप्स वक्र, जो है ग्रिफिथ वक्र। तो भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका ये बी। जी हाँ, ये है आपका लैफर वक्र। लैफर वक्र कर की दरें तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। लैफर वक्र का विकास वर्ष 1979 में आर्थर लैफर ने किया। लैफर वक्र के अनुसार जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है वैसे वैसे कर राजस्व में भी वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को निष्पादन बजट कहते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत यूएसए में हुई थी, ठीक है। अमेरिका ने सर्वप्रथम 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए हूबर आयोग का गठन किया था। इसी आयोग के सिफारिशों के आधार पर अमेरिका में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय आयकर की प्रवृत्ति है क्या? प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक, सभी के लिए स्थिर। तो भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है ये प्रगतिशील। प्रगतिशील सामान्यतः यह माना जाता है कि भारतीय आयकर एक प्रगतिशील कर है, क्योंकि जो है आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर 10% से बढ़कर के 20% तथा उसके बाद बढ़कर यह 30% में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यह प्रगतिशील एवं आनुपातिक प्रणाली का मिश्रण है, इसलिए इसे हम ऊर्ध्वतल यानी डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? तो कलेस्की ने, कॉल्डर ने, आर.जे. चेलैया ने, गौतम माथुर ने। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका ये बी। जी हाँ, कॉल्डर ने। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव निकोलस कॉल्डर ने दिया था। निकोलस कॉल्डर एक हंगेरियन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1950 के दशक में भारत में व्यय कर लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य बचत को प्रोत्साहित करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है? तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, उपरोक्त सभी। भाई बात हो रही है यहाँ पर सार्वजनिक जो ये है उपरोक्त सभी, ये आपका सही विकल्प है। तो अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति के उपकरण की, तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये आपके तीनों क्या हैं? सही हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति के द्वारा क्या होता है? सरकार राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार तथा मूल्य स्तर के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करती है। और हम सब जानते हैं कि राजकोषीय नीति का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा तथा मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, ठीक है। और मौद्रिक नीति का निर्माण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है भैया प्रमुख आर्थिक सहाय, पेंशन, वेतन तथा भत्ते, ब्याज अदायगी। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका डी, ब्याज अदायगी। चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी है। उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋणों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों में शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी, निजी या संस्थागत। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान में राजस्व व्यय खाते में सबसे बड़ा व्यय का मद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है तथा दूसरा सबसे बड़ा मद ब्याज अदायगी है। क्योंकि विकल्पों में सबसे बड़ा राजस्व व्यय का मद शामिल नहीं है, इसलिए उचित विकल्प ब्याज अदायगी है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो केसी पंत, सी रंगराजन, राजमन्नार, संथानम। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी। जी हाँ, सी रंगराजन।
तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में 2021 पूछा गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। यहाँ पर 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, जो कि 2005 से 2010 थे। और केसी पंत की अगर हम बात करें तो 1995 से लेकर के ये 1995 से 2000, और किस संस्थानम की बात करें तो 1957 से 62 के, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। जबकि राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था? 1970 में केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भैया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ 2004 में, 2005 में, 2006, 2007 में। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है सी, 2006 में। सेज यानी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज नीति को प्रमुख बनाने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2005 में पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है फरवरी 2006 में लागू किया गया था। और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से अनुमति लेने में अनावश्यक देरी ना हो, इसके लिए एक ही जगह से सभी अनुमति प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई। सेज एक्ट के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, वस्तु एवं सेवाओं के निर्धारण को प्रोत्साहित करना, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से विनिवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार अवसरों का निर्माण करना, आवश्यक सुविधाओं का विकास करना, ये इनके प्रमुख जो है उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एशिया में जो है सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित है? टोक्यो, ढाका, कांडला, चेन्नई। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है यहाँ पर सी, कांडला में, ठीक है। एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कब? 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त क्षेत्र है, इसलिए मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, ठीक है। सांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा 1973 में स्थापित किया गया था। ये अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई। विश्व का पहला ईपीजेड 1959 में सैनन यानी आयरलैंड में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। भाई बताओ सही विकल्प? यहाँ पर सही विकल्प है आपका ये, जी हाँ, मध्य प्रदेश। भारत में वर्तमान में भारत में हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है और मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरों के उत्पादन के लिए बहुत कीमती है साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भैया, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई। जी हाँ, ये भैया सही विकल्प है कौन? कोचीन, जी हाँ, बी ऑप्शन सही आपका। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर भैया, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपको। यहाँ पर देखो, यह है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम और वायु ऊर्जा, बायोगैस। तो इसमें क्या है भाई? पेट्रोलियम एक गैर नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है, अगर हम बात करें नवीनीकरण संसाधन की, ये तो अनवीनी हो गया, कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन अगर नवीनीकरण की हम बात करें, मतलब इनको हम अगर खत्म होगा तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और नवीनीकरण का मतलब वे संसाधन जो खत्म नहीं होते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब होते हैं, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी घटक हैं किसके? शहरीकरण के, औद्योगिकरण के, भूमंडलीकरण के, आधारभूत संरचना के। आपको बताना भाई सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है आपका डी, आधारभूत संरचना के। जी हाँ, आधारभूत संरचना के घटकों के रूप में यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी घटक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यह एक बुनियादी संकल्पना किसी शहर या नगर या औद्योगिक क्षेत्रों को बनाने के लिए, जबकि अगर हम बात करें अगर शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं भूमंडलीकरण का, ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण एक बहुजन्य संस्थागत स्थिति को ये दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में जिन्सों यानी कमोडिटीज
के निर्यात की श्रेणी है क्या? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपर्युक्त सभी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, ये है उपर्युक्त सभी। भारत में जिंसों के निर्माण की श्रेणी में परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु तथा अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु शामिल है। भारत में वर्तमान में परंपरागत वस्तुओं की साथ साथ गैर परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में भी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, परंतु परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है किससे? ये भाई है 3 से 10 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 4 से 8 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 5 से 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों से, 6 से 14 ये है आपका। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प आपका डी, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2000 से 2001 में शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य शुरू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये अलग है समिति। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। जो अगर हम बात करें तो 2100 कैलोरी और फिर बात करें तो 2400 कैलोरी की थी। किसके लिए? इस तरीके से, मतलब शहरी और ग्रामीणों के लिए। तो इस तरीके से अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो दो यहाँ पर देखो भैया, सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय। देखो भाई क्वेश्चन यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो इस तरीके से कौन सही है आपको बताना सही है भैया। यहाँ पर 1, 2 और 3 ये वाला। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय जो है व्यय विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय नहीं। ठीक है, भारत में गरीबी का अनुमान जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो यहाँ पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये देखो यहाँ पर 25 जनवरी 2020 को, 15 मार्च 2020 को, 26 जून 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, ये 26 जून 2020 को। 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान प्रारंभ किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है डी, कानपुर। जी हाँ, तो 19 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये भैया नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें ए है मतलब एक कथन ए है, दूसरा आर है। आपको वही बताना है। वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना में गरीब महिलाओं को शामिल किया गया। दूसरा है गरीब गर्भवती महिलाओं में प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के संस्थागत प्रसव प्रणाली को बढ़ावा देना है। तो भाई यहाँ पर देखो ये है आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है परंतु आर गलत, ये गलत है परंतु आर सही। तो आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये। इस तरीके के क्वेश्चन में 95% यही चांस होता है कि पहला ही ऑप्शन सही होता है, ये वाला। ठीक है, गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह माताओं तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है एवं प्रसव उपरांत देखभाल हेतु नगद सहायता प्रदान करती है। इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक WPI के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया जाता है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर, लाइट एवं लुब्रिकेंट्स और गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र,
विनिर्मित उत्पाद। आपको बताना भाई सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। तो ये है भैया विनिर्मित उत्पाद, इसका सही आंसर है। थोक मूल्य सूचकांक से आशय थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से होता है। फिर से समझिएगा, थोक मूल्य सूचकांक से आशय किससे होता है? थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन से होता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। पहला थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू होने वाले सप्ताह से प्रारंभ हुआ, जिसके लिए आधार वर्ष 1939 लिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक में 697 वस्तुएं शामिल है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है और अप्रैल 2017 से प्रभावी। इसके पूर्व में आधार वर्ष 2004-05 था। ठीक है, ये आधार वर्ष जो 2011-12 है ये 2017 से प्रभावी है और उससे पहले 2004-05 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश की सहायता कौन सा संस्थान करेगा? देखिए यहाँ पर, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उस देश की सहायता कौन सा संस्थान करे? विश्व बैंक, IMF, WTO और ADB। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है बी, IMF। जी है, किसी सदस्य राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा उसकी सहायता की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार से उत्पन्न समस्या के लिए अकाल्पनिक व दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, IMF की स्थापना वर्ष की हम बात करें तो 1945 में ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? WTO से, IMF से, गैट से, विश्व बैंक से। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये WTO। ठीक है, 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर जो है अपने हस्ताक्षर किए, जिनकी परिणत में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इस प्रकार 1947 में स्थापित गैट का स्थान 1 फरवरी 1995 में WTO ने ले लिया। WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया। ठीक है, और इस तरीके से व्यापार जो है विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अधिकरण नहीं है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये भैया कहाँ पर है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, जी हाँ, जर्मनी में। ठीक है, 17 से 19 मई 2021 के बीच सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन बर्लिन यानी जर्मनी में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। टाटा कम्युनिकेशन ने भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। सामाजिक विकास की 3 अवधारणाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मार्क्स, टॉलकॉट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, अगस्त काम्टे। जी हाँ, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः जो है अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री या काल्पनिक, तत्वमीमांसा या अमूर्त तथा प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे सहित महिला हैं क्या? तो यहाँ पर देखें 2.2, 3.2, 4.2, 4.5। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये 2.2। जी हाँ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार भारत की जो है TFR यानी कुल प्रजनन दर 2.2% है। ये देखो भाई GICLT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन बना था, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चक्र तथा SRS स्टेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की जो वर्तमान TFR है वो 2.0 है। ठीक है,
तो इस तरीके से भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्त दृष्टिकोण, मानव से विनियोजित दृष्टिकोण, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, जी हाँ, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 1974-75 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर किसानों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों को सुधारने के उपाय तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था आदि करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की राशनिंग। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है सी, ब्याज दर को कम करना। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का क्रय शक्ति घटती है। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से बढ़ता है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसे क्रय शक्ति घटती है और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। तो इस तरीके से भैया आज हम लोगों ने यहाँ पर जो 47 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ना किया हो तो कर लीजिएगा और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF से सारे मैटर आपको मिल जाएंगे और रिवीजन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।